सो हे गाइस, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम आरबीआई एक्सक्लूसिव के अंदर दो ड्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं और दो जनरल न्यूज़ हैं। तो हम एक बार ड्राफ्ट पे चल लेते हैं। तो ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट आरबीआई डायरेक्शन 2026। इसमें क्या है, डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर बात है और प्रॉफिट रेमिटेंस के ऊपर बात है। ठीक है, तो इस ड्राफ्ट का पूरा नाम क्या, अभी ये ड्राफ्ट है। ठीक है, तो इस ड्राफ्ट का नाम है ड्राफ्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्शन 2026। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या आउटलाइन किया गया है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रूल्स एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स आउटलाइन करे गए हैं फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया दैट द इन दैट पर्टिकुलर इंडियन बैंक्स must follow regarding the declaration of dividend and the remittance of profits। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कोई बैंक होता है ना, बैंक की जो फाइनल अर्निंग होती है या प्रॉफिट बोल देते हैं उसको, प्रॉफिट होती है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को देता है। जब बैंक ये अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर को देता है तो आरबीआई को डिक्लेयर करता है कि हम इतना डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, कोई पर्टिकुलर परसेंटेज, या मैं 75 ले लेता हूँ अभी, या पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का कोई पर्टिकुलर परसेंटेज शेयर होल्डर को देता है। लेकिन आरबीआई क्या चाहता है कि बैंक की हेल्थ और बैंक्स के सारे जो रिस्क इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा शो कर रहे हो कि बैंक की हेल्थ प्रॉपर है, तभी वो प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को दे। और कितना दे, कितना परसेंट दे, यहाँ पर मैंने 75 लिख दिया है, वो मैक्स कैप है इंडायरेक्टली इस आरबीआई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बट हम देखेंगे कि अलग अलग हेल्थ होने की वजह से कि अगर बैंक की हेल्थ थोड़ी कम अच्छी है या बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है या प्रॉफिट रेमिटेंस करना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ है तो तब कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना है। और यहाँ पर ये प्रॉफिट असलियत में है क्या, वो प्रॉफिट पैट है या कुछ और वैल्यू है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या कुछ और है, वो हम सब देखेंगे इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट के अंदर। इस ये डायरेक्शन को जो इशू किया है वो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अकॉर्डिंग किया है एंड आर सेट टू कम। ये इफेक्टिव कब से होगा, जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है ऑफ 2026-27, मतलब 1 अप्रैल से समझ लो हो जाएगा 2026। ठीक है, तब से ये इफेक्ट में आ जाएगा। तो आरबीआई जब भी एक सर्कुलर रिलीज करता है तो उसे चैप्टर में डिवाइड करके रखता है। ठीक है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं और पहले चैप्टर में वो एप्लीकेबिलिटी बताता है कि कौन से बैंक, किस टाइप के बैंक एप्लीकेबल हैं, और कुछ की डेफिनेशंस को बताता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग प्रॉफिट रेमिटेंस का मतलब क्या है, आरबीआई के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें भी बताता है वो। फिर सेकंड चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें बताते हैं, कितना डिविडेंड देना चाहिए, क्यों, किस बेसिस पे डिविडेंड देना चाहिए, वो सब चीज़ें बताएगा, है ना। तो ऐसे हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले चैप्टर के अंदर क्या है, प्रिलिमिनरी प्रोविजनिंग। ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रोविजंस हैं, उसमें क्या बता रखा है, एप्लीकेबिलिटी, कि कौन से बैंक जो है एप्लीकेबल है। तो दीज डायरेक्शन अप्लाई टू द फॉलोइंग एंटिटीज, जिनको आरबीआई बोल रहा है कलेक्टिवली रेफर टू एज बैंक्स। ठीक है, तो वो सारे के सारे बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आरबीआई के सर्कुलर के अंदर एसबीआई को एक्सप्लिसिटली बता रखा है कि एसबीआई के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब वही 11 नेशनलाइज्ड बैंक प्लस एसबीआई ऐसे करके बोलता है ना आरबीआई, तो हमेशा वही इसी लैंग्वेज को उन्होंने यूज़ किया है। फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, बट ये ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई सब्सिडरी या कुछ और की तरह नहीं, ब्रांच की तरह। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड की वजह से ही ये पता चलता है कि ये जो फॉरेन बैंक्स हैं ये डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या प्रॉफिट रेमिटेंस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो प्रॉफिट रेमिटेंस करते हैं, है ना, वो मैं बताऊँगा मतलब क्या है, वो आगे आएगा जस्ट। ठीक है, और ये कौन से बैंक्स पे अप्लाई नहीं कर होता है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हो गए, उन पे एप्लीकेबल नहीं है ये नॉर्म्स, ये ड्राफ्ट। लोकल एरिया बैंक्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है, पेमेंट बैंक्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है, और रीजनल रूरल बैंक्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने पहले ये देख लिया कि कौन से बैंक्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट,
हाँ, कुछ की डेफिनेशंस कि भाई वो प्रॉफिट एक्चुअली कौन सा प्रॉफिट है, जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट का कितना परसेंट इनको डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो कितना वो असल में प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, तो प्रॉफिट को यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है पैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक एडजस्टेड वर्ड भी लगा रखा है। नॉर्मली हम पैट का मतलब समझ लेते हैं। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स काटने के बाद जो भी बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। जो भी पैसा या प्रॉफिट बचता है उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं पैट। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है एडजस्टेड पैट, ठीक है। इन्होंने एडजस्टेड वर्ड लगाया। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, एडजस्ट पैट का मतलब होता है जो आपका नॉर्मल पैट है, पैट, उसमें से अगर मैं उस बैंक के अंदर जितने भी नॉन परफॉर्मिंग नेट एनपीएज है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एज ऑफ मार्च, उस पर्टिकुलर साल के अंदर, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको जो मैं माइनस कर दूंगा अपने पैट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टेड पैट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का परसेंटेज, या तो उसका डिविडेंड डिक्लेयर करना है या प्रॉफिट रेमिटेंस करना है, ठीक है। ये है यहाँ पर इसका मतलब। तो यहाँ पर हम, तो ये इनडायरेक्टली आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कभी कभी बैंक जो है ना अपने नेट एनपीएस को छुपा लेते हैं, है ना, और बोलते हैं कि बस हमारा ये प्रॉफिट इतना हो गया, अब हम इस पर्टिकुलर उसका परसेंटेज का जो डिविडेंड है वो दे देते हैं। तो उससे ये जो है एनएनपी है ना वो रिस्क मनी हो जाता है इनडायरेक्टली। ये जो प्रॉफिट है असल में प्रॉफिट नहीं है, रिस्क मनी है, ठीक है। आपने क्योंकि नॉट जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके लिए कोई प्रोविजनिंग करके ही नहीं रखी है तरीके से, या फ्यूचर में जो भी प्रोविजनिंग होने वाली है वो नहीं करी, उसके बाद आपने ये पैट डिक्लेयर कर दिया, तो बैंक की हालत तो पहले से ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हाई हुआ तो पैट अपने आप ही कम हो जाएगा, एडजस्ट पैट जो है। तो बैंक की हालत सही तो पहले से ही नहीं है, उसके बाद आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप डिविडेंड दो, आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे दो, ना कि बैंक की हेल्थ में लगाओ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई आरबीआई ने बोला कि जितना भी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो आपको उसका जो अमाउंट है वो एक्स अमाउंट को इसमें से पैट में से रिड्यूस करना पड़ेगा, कि बैंक की रियल प्रॉफिट दिखे, ना कि आर्टिफिशियल प्रॉफिट दिखे, ठीक है। इसलिए ये चीज़ यूज़ करी। डिविडेंड क्या होता है, जो भी पैसा पे होता है किस पे, इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। मतलब शेयर मार्केट पे जो भी जब भी कोई शेयर होल्डर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर बैंक का शेयर खरीद के बैठा है, उसको पैसा जिस पे मिलता है, उसका जो प्रॉफिट, जब जब कंपनी प्रॉफिट करती है या प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस पर्टिकुलर शेयर के अकॉर्डिंग उस बंदे को डिविडेंड या पर्टिकुलर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाता है, मतलब वो प्रॉफिट मिल जाता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो उसको जो जो पैसा मिला है उसको ही डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या है इंक्लूड कर दिया है इंटरिम डिविडेंड। मतलब कुछ बैंक क्या करते हैं पूरे साल के अंदर बीच में ही कहीं मिड में ही जो है डिविडेंड दे देते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे देते हैं। क्यों? ये एक लूप होल की तरह। क्यों दे देते हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो है जो एनएनपीएस होते हैं ना कम होते हैं, तो ये जो बैंक्स होते हैं लूप होल की तरह यूज़ ना करें इस चीज़ को, तो इस पर्टिकुलर इंटरिम डिविडेंड को इसमें इंक्लूड कर लिया है। मतलब अगर मैं प्रॉफिट, मेरे को कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट हुआ पूरे साल के अंदर, ठीक है, पूरे साल का ये एडजस्टेड प्रॉफिट था, एडजस्टेड पैट था पर्टिकुलर, और मैंने इसमें इंटरिम डिविडेंड बीच में कहीं दे दिया, इंटरिम डिविडेंड INT डिव दे दिया मैंने। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, जो एडजस्टेड पैट है ना उसमें तुम एंड में ये INT डिव को माइनस करोगे, ठीक है, जो तुमने पहले दे दिया है, प्रॉफिट में से घटाओगे इस वैल्यू को, क्योंकि तब तो भाई एनएनपीएस कम थे, और अब आपके पूरे साल के एंड में ज़्यादा हो गए हैं, तो भाई उसको भी माइनस करो। तो एनएनपीए को जो डिविडेंड बोल रहे हैं, बट इसमें एक्सक्लूड किया है कौन से डिविडेंड्स को, उन डिविडेंड को एक्सक्लूड किया है जो कि मिलते हैं परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे, NPNCPS, ठीक है। देखो इसको परपेचुअल क्यों बोलते हैं, ये एक टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट बोल लो या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोल लो, ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको एक्सक्लूड क्यों किया है, इस पे आने वाला जो भी डिविडेंड है उसको एक्सक्लूड क्यों किया है, क्योंकि ये परपेचुअल है, तो ठीक है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये इसकी कोई लाइफ लाइन नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको परपेचुअल बोलते हैं। नॉन कम्युलेटिव है, मतलब अगर बैंक ने कभी
किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे कोई डिविडेंड आपको नहीं दिया, तो भाई वो डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो इट्स अ नॉन एक्यूमुलेटिव। मतलब अगले साल आपको वो पुराने साल का नहीं मिलेगा। अगर उस साल बैंक को देना है वो पर्टिकुलर डिविडेंड तो दे, नहीं देना तो फिर वो आ गया है ना। तो इसलिए इसको नॉन क्यूमुलेटिव बोलते हैं कि ये क्यूमुलेट नहीं होता। और प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से बेसल थर्ड का अलग से कैसे इस पे डिविडेंड देना है वो अलग से एक पूरा सर्कुलर है, ठीक है। रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट, द रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया टू इट्स हेड ऑफिस। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, सबसे पहली चीज़ है कि जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ना, वो यहाँ पर ब्रांच की तरह वर्क करते हैं। फॉरेन बैंक्स ब्रांच की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इन बैंक्स का कोई यहाँ पर इंडिया के अंदर मान लो कोई इक्विटी, लोकल इक्विटी बेस नहीं होता, ठीक है। मतलब ये एक सब्सिडरी की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं, लोकल इक्विटी बेस नहीं है, लोकल इक्विटी बेस नहीं है इन लोगों का, ठीक है, फॉरेन बैंक्स का। तो क्योंकि वो ब्रांच की तरह वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्ड को यूज़ करना कि भाई ये फॉरेन बैंक्स अपने हेड ऑफिस को डिविडेंड दे रहे हैं, वो एक लीगल टर्म नहीं है, गलत बात है वो, है ना। भाई डिविडेंड थोड़ा दोगे तुम अपनी अपनी कंपनी को तुम प्रॉफिट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, हैं? नहीं, ये अपनी कंपनी को रेमिट करते हैं, ट्रांसफ़र, जो सरप्लस मनी होता है उसको रेमिट करते हैं। तो इसलिए इन्होंने, आरबीआई ने बहुत सोच समझ के ये बात को यहाँ बोल रखा है कि ये जो फॉरेन बैंक्स है ये रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट करेंगे, ये जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने हेड ऑफिस में, ना कि उनको डिविडेंड देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इक्विटी, उनका कोई लोकल इक्विटी बेस नहीं है, जैसे इंडिया में इंडियन बैंक्स का होता है, ठीक है। जैसे हमने एसबीआई के शेयर खरीद रखे होते हैं तो हमारे लिए वो डिविडेंड हो गया, ठीक है। लेकिन अपनी खुद की पेरेंट कंपनी के लिए वो कोई डिविडेंड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमिटेंस है, एक अपने प्रॉफिट का सरप्लस, मतलब अपने सरप्लस का ट्रांसफ़र है, ठीक है, टू द पेरेंट कंपनी। तो यहाँ पर ये 3 डेफिनेशन में अच्छे से समझनी है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, डिक्लेरेशन, अब ये चैप्टर सेकंड आ गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो डिविडेंड है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है प्रॉफिट पे, है ना। हमने कुछ फॉर्मूला लगा दिए फिर हमने लोगों को दे दिया, नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस डिसीजन है। तो इसमें बोर्ड का इंसाइट होना ज़रूरी है। तो ये इसलिए पहले चैप्टर सेकंड के अंदर पहला जो हेडलाइन है वो यही है, बोर्ड की ओवरसाइट होनी चाहिए। जब भी कोई बैंक जो है डिक्लेयर करता है डिविडेंड, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पर्टिकुलर वोट होना चाहिए, मतलब वो अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके थ्रू सारी चीज़ें पास होनी चाहिए। कितना डिक्लेयर करना है तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बोला है इन्होंने, व्हेन कंसिडरिंग डिविडेंड डिक्लेरेशन और प्रॉफिट रेमिटेंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन बैंक्स मस्ट इवेल्युएट, वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को इवेल्युएट करें, पहले अपनी तरफ से इवेल्युएट करें, तभी वो डिविडेंड देने को सोचें। वो क्या है, पहले एसेट क्वालिटी, डाइवर्जेंस इन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर एनपीएस इंक्लूडिंग सुपरविजरी फाइंडिंग्स। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि आरबीआई को लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर लोन्स हैं वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, लेकिन बैंक क्या लगता है कि वो गुड है और स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। तो इस चीज़ को बोलते हैं डाइवर्जेंस। अगर ये डाइवर्जेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, डाइवर्जेंस ज़्यादा होता है, तो ये दिखा रहा होता है कि जो बैंक है ना वो आर्टिफिशियली हाई करके बैठा है अपना प्रॉफिट, उसको जितने एनपीएस के लिए प्रोविजनिंग करनी चाहिए उसने नहीं कर रखी है। तो एक बार बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये रिव्यू करना चाहिए, भाई कोई सुपरविजरी फाइंडिंग्स तो नहीं है, कहीं आरबीआई ने कुछ बोल तो नहीं रखा है कि भाई हम आरबीआई के डायरेक्शंस के अपोजिट तो नहीं चल रहे हैं, वो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में। तो वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सोच के चलना चाहिए। ऑडिट फाइंडिंग्स, भाई ऑडिटिंग रिपोर्ट्स पे कुछ रेड फ्लैग्स तो नहीं है, कुछ मतलब कुछ ऑडिटर्स ने बोला हो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी है, तो वो आपने जो एनएनपीएस के लिए जो प्रोविजनिंग का वैल्यू है उसको माइनस किया है पैट में से, नहीं, तो वो चीज़ों को भी देख के चलना है, एम्फेसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर ऑल्सो। कैपिटल, करंट एंड प्रोजेक्टेड कैपिटल पोजिशनिंग अगेंस्ट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, पैसा देने के जो डिविडेंड देने के बाद
हमारी जो पोस्ट मतलब जो बाद में जो कंडीशन होगी हमारी कैपिटल की, वो क्या रेगुलेटरी नॉर्म्स के अराउंड है या उससे अच्छी है, ये भी देख के चलना है। कि अभी तो हमारी जो है परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हमारी जो करंट कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम डिविडेंड दे देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि उसी का ही परसेंटेज जाने वाला है वो। तो जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या हमारी जो कैपिटल नॉर्म्स हैं या कैपिटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो कहीं हैम्पर तो नहीं हो रही हैं, उसको भी देख के चलना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स को भी देखते हुए चलना है भाई। अगर बैंक को फ्यूचर में एक्सपेंड करनी है अपनी ब्रांचेस, उनको कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मनी लग सकता है ना, तो वो इस पर्टिकुलर पैसे को ना दे के, जो रिटेन अर्निंग है या प्रॉफिट्स है उसको डिविडेंड में ना दे के अपनी ग्रोथ में लगाए। तो उस कोई आने वाले टाइम में ऐसे कुछ प्लान्स तो नहीं है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक चीप फॉर्म ऑफ मनी होता है ना, कि और लेंडिंग करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो बैंक को ये सब चीज़ें सोच के चलनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यही काम है। अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टू बी एलिजिबल टू डिक्लेयर द डिविडेंड और रेमिट प्रॉफिट्स अ बैंक मस्ट मीट ऑल द प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? एक तो है कैपिटल कंप्लायंस, ये जो है ना पास्ट और प्रेजेंट को देखता है। बैंक मस्ट मीट एप्लीकेबल रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। भाई जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुआ है उसमें जितना भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी रेगुलेटरी, हम उससे ऊपर हैं, ये सब चीज़ों को देख, अगर ऊपर हैं और उसको देने के बाद भी हम ऊपर रहेंगे, डिविडेंड देने के बाद भी हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, कैपिटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी अगर ऊपर है और हम वेल परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक वेल परफॉर्म कर रहा है, तो भाई आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो डिविडेंड देने के लिए। यही सेम चीज़ लिखी है पोस्ट डिविडेंड कैपिटल। जो कैपिटल है मस्ट नॉट फॉल बिलो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर पे आउट देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ही नीचे चली गई, CRAR हमारा नीचे चला गया, हमारी Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल नीचे चली गई, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो आप उस टाइम उस अगर वो नीचे चली जाती है देने के बाद डिविडेंड, तो आप एलिजिबल नहीं हो। प्रॉफिट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, मतलब बैंक्स ने अच्छा एडजस्टेड पैट मेंटेन कर रखा है, पॉजिटिव एडजस्टेड पैट मेंटेन कर रखा है, तो आप दे सकते हो। फॉरेन बैंक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पैट्स को यूज़ किया है। इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, इनमें डिफरेंस वो सेम रीज़न से है, क्योंकि जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ना, उनका यहाँ पर कोई इक्विटी बेस नहीं होता। ठीक है, इनका इक्विटी, लोकल इक्विटी बेस नहीं है यहाँ पर इंडिया के अंदर। ठीक है, नहीं है, लेकिन इंडियन बैंक्स का है, ये लोगों का है। तो इन लोगों के लिए जो फॉरेन बैंक्स हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या इनकी जो कैपिटल है वो बैक्ड होती है इनके हेड ऑफिस से। ठीक है, तो इनको इस पर्टिकुलर एक एडजस्टेड पैट को कंसिडर नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये चाहे तो नहीं करें। ठीक है, लेकिन जो हमारे पॉजिटिव एडजस्टेड पैट है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास लोकल इक्विटी बेस है इंडिया में, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो प्रोटेक्टेड रहें, इसलिए इसलिए इंडियन बैंक्स को एडजस्टेड देना है, एडजस्टेड पैट देना है, और फॉरेन बैंक को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पैट देना है। बाकी जो CRAR वाली रेगुलेशंस हैं, जो रिस्क, ये इनको ज़्यादा रिस्क लेने से बचाती हैं, वो तो एप्लीकेबल है दोनों के लिए। ठीक है, CRAR तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब रेमिटेंस करना हो प्रॉफिट का या डिविडेंड डिक्लेरेशन करना हो, तो इंडियन बैंक्स को तो भाई पॉजिटिव एडजस्टेड पैट में से देखना है, लेकिन फॉरेन बैंक्स को अपना पॉजिटिव पैट देखना है बस, क्योंकि इनके पास लोकल इक्विटी बेस नहीं है और इनकी जो कैपिटल है हेड ऑफिस से वो है बैक्ड है। और एक और चीज़ है कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। भाई RBI ने किसी बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला जो क्या बोलते हैं मेजर है, उसमें नहीं डाल रखा हो किसी बैंक को। अगर बैंक किसी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में या एक्सप्लिसिट RBI रिस्ट्रिक्शन में पहले से ही है, तो भाई वो तो वैसे ही हट जाता है, वो वैसे ही डिविडेंड नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो यही शो कर रहा है कि बैंक की हालत ही अच्छी नहीं है, तभी वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ चुके हैं, उस कैटेगरी में आ चुके हैं, तो तब उनको देने की आदत नहीं है। तो जब ये चारों की चारों कंडीशन मेट होगी, तभी कोई बैंक जो है एलिजिबल होगा डिविडेंड को रेमिटेंस करने, डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। अब हमने देख लिया कि कौन से बैंक एप्लीकेबल हैं, कुछ की डेफिनेशंस पढ़ ली।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रूल्स हैं, मतलब उनके जो पर्टिकुलर वर्क है उनका वर्क भी देख लिया है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी देख ली हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख ली है कि कौन से बैंक एलिजिबल हैं। अब डिविडेंड को डिक्लेयर करने की बारी है। तो क्वांटम ऑफ डिविडेंड इंडियन बैंक्स, ठीक है। इफ़ द एलिजिबल क्राइटेरिया आर मेट, जो पुरानी पीछे की क्राइटेरिया से अगर वो मेट करती हैं, अ डिविडेंड अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द कॉमन इक्विटी। तो जो हमारा मेन एक मेट्रिक है वो है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, ठीक है, या उसका रेशियो। तो इसमें दो टाइप के इन्होंने कैप लगा रखे हैं। एक मैक्सिमम कैप, जो मैंने आपको बताया कि एग्रीगेटेड डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड, एक मैक्सिमम कैप है कि उस 75% ऑफ पैट तो वो दे ही नहीं सकते किसी भी रीज़न से। अपने प्रॉफिट के का 75% से कम देना है, या उतना ही देना है एज अ डिविडेंड। और एक मेट्रिक कैप लगा रखी है जो अलाउ करती है, ये बताती है कि कितना परसेंट ऑफ पार्ट एडजस्टेड पैट का देना है। तो अभी मैंने बोला था ना कि भाई हमें कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज देना है ऑफ एडजस्टेड पैट, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? वो पता कैसे चलेगा कि कितना देना है? उसको डिसाइड करने के लिए ही जो CET1 है ना, उसके ऊपर पता लगेगा। तो डिविडेंड अलाउ इज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड पैट बेस्ड ऑन द CET1 रेशियो एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हम अगर इसमें कुछ ऐसे करके बकेट्स बना रखी होंगी, हम देखेंगे आगे कि भाई टीयर 1 कैपिटल अगर किसी बैंक की कुछ X परसेंटेज है, Y परसेंटेज है, Z परसेंटेज है, तो X परसेंटेज को कुछ 20% ही अलाउड है ऑफ एडजस्टेड पैट, ठीक है। अगर Y परसेंटेज है तो 30% अलाउ है, Z परसेंटेज है तो 40% अलाउ है ऑफ द एडजस्टेड पैट। लेकिन इसके ऊपर एक और ये है कि भाई 75% ऑफ पैट, ये मैक्सिमम सीलिंग है, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं देना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का लोअर ही देना है। ये जो दो कैप है, एक तो मैक्सिमम कैप है और एक मैट्रिक कैप है। तो जो डिविडेंड है, जो देना है डिविडेंड वो होगा मिनिमम ऑफ बोथ, मिनिमम ऑफ मैक्स कैप और मैट्रिक्स कैप और मैक्स कैप का मिनिमम देना है डिविडेंड। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है, एक बार ये भी देख लेते हैं कि वो होती क्या है। और एक ये वाला पॉइंट और है नोट, द Z रिप्रेजेंट द एप्लीकेबल डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक बफर। मतलब जो CET1 है उसमें थोड़ा सा और भी प्लस करना है, तब उस पर्टिकुलर परसेंटेज का हमें देखना है कि भाई तब उसके ऊपर हमें देखना है कि कितना डिविडेंड हमें देना है, ठीक है। तो उसमें ये Z एक्स्ट्रा प्लस हुआ है, पर किन बैंक्स के लिए? जो कि डोमेस्टिकली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, उसमें ये थोड़ा Z और प्लस हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो DSI भी नहीं है तो उसके लिए Z को 0 मानना है तब, ठीक है। हम आगे एक बार अभी हम ये देख लेते हैं कि कैसे हमें डिक्लेयर करना है। वो यही है, देखो भाई मैंने बोला था ना 8 याद रखना, तो वो 8 ये है और 10 बकेट बना रखी हैं, ठीक है। B1 से B10 तक 10 बकेट है। अगर कोई भी बैंक बकेट 1 के अंदर फॉल होता है जिसमें अप टू 8%, मतलब वो अपना बेयर मिनिमम करके चल रहा है, उसकी जो पर्टिकुलर CET1 कैपिटल है वो सिर्फ बेयर मिनिमम तक है, तो भाई उस पर्टिकुलर बैंक को 0% अलाउ है, कुछ पैसा डिविडेंड ही देना अलाउड नहीं है ऑफ द एडजस्टेड पैट, नहीं दे सकता वो। लेकिन अगर बैंक 8% प्लस Z से 10% प्लस Z में कर रहा है, बकेट 2 में है, तो उसको 20% अलाउड है, ठीक है। ऐसे ही वो 10% से 12% कर रहा है तो 30% अलाउ है। और अगर वो मोर देन 20% कर रहा है CET1 कैपिटल का, ठीक है, CET1 रेशियो का, तो उसको 100% अलाउ है। 100% किसका? 100% ऑफ एडजस्टेड पैट का, ठीक है, ये अलाउ है। और इसके अलावा एक मैक्सिमम सीलिंग भी है, लेस देन इक्वल टू 75% ऑफ पैट, वो सिर्फ पैट पे है। लेकिन इन दोनों का मिनिमम, ठीक है, मिनिमम में डिविडेंड देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये Z है ना, इंडिया में Z की जो वैल्यू है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। तो ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन से हैं? SBI है, ठीक है, HDFC है और ICICI है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही RBI ने एक फ्रेश लिस्ट लॉन्च करी थी। तो इसमें जो Z की जो वैल्यू है वो Z इक्वल टू
SBI के लिए जो है वो 0.8% है, ठीक है। HDFC के लिए वो 0.4% है, ICICI के लिए वो 0.2% है, ठीक है। तो ये जो Z की वैल्यू है वो यही है। तो अगर SBI को चाहिए तो SBI को भाई 8 प्लस 0.8, ठीक है, तो उसे 8.8% से ज़्यादा चाहिए होगा भाई। अगर वो 8.8% मान लो, अगर वो बकेट 2 में आ गया SBI, वो कैसे आएगा? अगर उसका CET1 जो है वो 9% हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर SBI का CET1 9% हुआ, तभी वो 20% दे सकता है ऑफ एडजस्टेड पैट, प्लस एक वो सीलिंग भी है 75% ऑफ पैट की भी सीलिंग है, उसका मिनिमम देना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये बकेट वाइज बैंक को अपना देखना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद कर लेना, वैसे इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। रेमिटेंस फॉर फॉरेन बैंक्स के लिए भी सेम ही है, बट दैट फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन ब्रांच मोड कैन रिमिट नेट प्रॉफिट सरप्लस विदाउट RBI अप्रूवल के बावजूद भी वो अपना जो रेमिटेंस है वो वापस मतलब दे सकता है अपने हेड ऑफिस को। बट कब कंडीशन क्या है कि अकाउंट जो है ऑडिटेड होने चाहिए। अगर अकाउंट ऑडिटेड नहीं होंगे तो वो नहीं कर सकता है काम। क्यों ये इतना क्यों इनको फ्री कर रखा है? वो इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर उनको लगता है कि भाई बैंक की हालत ख़राब हो रखी है, जो उनकी ब्रांच की हालत है, तो वो हेड ऑफिस से रेमिटेंस को वापस मंगा सकते हैं इमीडिएटली। तो वही एक्सेस रेमिटेंस मस्ट बी रिटर्न इमीडिएटली बाय द हेड ऑफिस, अगर कुछ ऐसा होता है तो फ्यूचर में, ठीक है। डिडक्शन ऑफ फ्रॉम पैट, अभी हमने जो डिडक्शन देखे थे भाई, कि हमने बोला था कि एडजस्टेड पैट जो है वो पैट माइनस इंटरिम डिविडेंड अगर दिया है तो उसको ही माइनस कर लो पैट में से, ठीक है। माइनस करो नेट NPAs, ये है। अब कुछ और भी चीज़ें भी माइनस भी हो सकती हैं बैंक के थ्रू, ठीक है। वो क्या क्या कौन सी चीज़ है? एक्सेप्शनली या एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ हो भाई, बैंक ने कुछ ये ऐसे प्रॉफिट है जो प्रॉफिट बैंक की जो प्राइमरी फंक्शन होता है, बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उससे ना आए हो। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिपॉजिट करना या लैंड करना, है ना, क्रेडिट देना। तो बैंक कमाता कैसे है? क्रेडिट देके, है ना। तो उन इन पर्टिकुलर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से ना आया हो प्रॉफिट, मतलब अगर जैसे कोई बैंक है उसने कुछ अपना एसेट बेच दिया हो, बिल्डिंग बेच दी हो, एसेट में बिल्डिंग बेच दी हो, तो भाई बिल्डिंग हर बार थोड़ा बेचेगा, हर साल थोड़ा बेचेगा। तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट आया है, उसका जो मनी आया है भाई, उसको पैट में इंक्लूड नहीं करना है। उसको पैट उस वो जो पैट है वैल्यू, उसमें से उसको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 100 करोड़ रुपए जो बिल्डिंग को बेच के आए हैं माइनस करने पड़ेंगे ये, ठीक है। ऐसी चीज़ों को नहीं करना पड़ता है इंक्लूड। क्यों ये चाहता है? RBI चाहता है कि भाई उनकी जो आप जो पर्टिकुलर रेमिटेंस दे रहे हो या आप डिविडेंड दे रहे हो लोगों को, वो एक स्टेबल बने रहे। हर बार तुम इतना ही दो, कभी आर्टिफिशियल हाइक करके फिर एक बार तुमने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया और फिर दिया ही नहीं। तो ऐसा भी मत करो, एक स्टेबल मोमेंटम बना के चलो। ऑडिट क्वालिफिकेशन इंडिकेटिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ पैट, इसको भी हटाना पड़ता है। ये वही पैसा है, मान लो ऑडिटर ने कुछ रेड फ्लैगिंग करी, बोला कि भाई ये 100 करोड़ रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा, जो तुम्हारा प्रॉफिट 1000 करोड़ का है ना, उसमें से हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि ये तुम्हारे जो NNPAs है ना, उसमें तुमने ज़्यादा ही कम प्रोविजनिंग कर रखी है, तो 100 करोड़ की और प्रोविजनिंग करो। तो अगर ऑडिटर कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन या डिसएग्रीमेंट करता है ऑडिटर्स, तो भाई उस पर्टिकुलर वैल्यू को भी आपको अपने पैट में से हटाना पड़ता है। तो 100 करोड़ को हटाना पड़ेगा 1000 करोड़ में से। अनरियलाइज गेन फ्रॉम फेयर वैल्यूएशन ऑफ लेवल 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या भाई? लेवल 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये इलिक्विड होते हैं, या जल्दी से लिक्विड नहीं होते हैं आपके, है ना। उससे गेन को, वो भी अनरियलाइज गेन, मतलब ये तो स्पेकुलेशन हो गया। स्पेकुलेशन भाई, बैंक बोल रहा है कि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स है, वो उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स को मैं बेच के, मतलब मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में इतना परफॉर्म कर लेंगे, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी ला देंगे, तो ये गेन की तरह ही है ना मेरे तो। लेकिन वो अनरियलाइज्ड है, अभी आपके पेपर में वो गेन दिख रहा है आपको, आपने उसको बेचा नहीं है, या आपके जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, लेकिन आपने उसको कोई बेचा नहीं है, सिर्फ पेपर पे हाई है, आपके पास उसका कैश की फॉर्म में नहीं है, तो वो गेन नहीं है अभी। वो इंस्ट्रूमेंट तो अभी मार्केट में है, तो उस ऐसे अनरियलाइज गेन को भी आपको हटाना पड़ता है अपने पैट में से। और कुछ अदर रिवर्सल्स,
रिवर्सल का मतलब क्या होता है यहाँ पर भाई, 2025 में या 24 में मैंने कोई बैंक ने कोई लोन दिया 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, किसी बंदे को, और भाई उसको 2000 उसे थोड़े टाइम में लगने लग गया कि यार ये जो पैसा है ना ये बंदा दे नहीं पाएगा 100 करोड़ रुपए, तो इसके इसके अगेंस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोविजनिंग कर दी बैंक ने, प्रोविजनिंग अपने आप को बचाने के लिए प्रोविजनिंग कर दी 50 करोड़ रुपए की फॉर एग्जांपल। तो जब उस बैंक ने प्रोविजनिंग कर दी तो वो तो उसके प्रॉफिट से निकल गया ये 2024 में, लेकिन 2026 में उस बंदे ने वो 100 करोड़ रुपए वैसे जो 100 करोड़ थे विद इंटरेस्ट वापस कर दिए, पैसे वापस कर दिए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ की प्रोविजनिंग रख रखी थी ना बैंक ने, बैंक इसे 2026 में रिलीज़ कर देगा, अभी अपने मेन कैपिटल में ले आएगा, तो भाई उसको वो प्रॉफिट की तरह काउंट ना करे, यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज़ एज अ प्रॉफिट ना दिखाए, भाई वो प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये एक टेक्निकली ये प्रॉफिट मतलब ये इसको ये प्रॉफिट तो होगा क्योंकि भाई सडनली उसकी मेन कैपिटल में आ जाएगा 50 करोड़ रुपए, लेकिन उसको प्रॉफिट की तरह काउंट ना करेगी बैंक। तो उन रिवर्सल्स को एक्सक्लूड करना है, रिवर्सल को डिडक्ट करना है पैट में से, या कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट करी हो गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी जो बैंक की जो लोन गारंटीज़ हैं वो बेच दी हो किसी ARC को बैंक ने, और उससे जो कैपिटल आई हो वो भी तो बूस्ट करेगी प्रॉफिट को, पैट को बूस्ट करेगी, तो भाई उसको भी माइनस करना पड़ेगा। जो तुम अपनी गारंटियाँ बेच के पैसा कमा रहे हो उसको भी रिमूव करो, तो ये डिडक्शन करनी है पैट में से, ठीक है। अगला रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड और प्रॉफिट रिमिटेड वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो RBI के अंदर आता है, और 15 दिन के अंदर अंदर 14 दिन के अंदर अंदर, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज है ना। रिस्ट्रिक्शन क्या है, RBI में रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड इफ द बैंक इज नॉन कंप्लाइंट, अगर बैंक ने कोई नॉन कंप्लाइंस करा या उसके CRAR कम हो गया या कुछ भी अलग टाइप की चीज़ें करी या कोई नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया, तो बैंक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है डिविडेंड ना देना, मतलब सुपर पावर्स इनडायरेक्टली बैंक RBI के पास ही हैं अभी भी, और पेनल्टी भी डाल सकता है, सुपरविजरी और एनफोर्समेंट एक्शन मे बी इनिशिएटिव फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। चैप्टर थर्ड में क्या है, रिपील किया है अदर प्रोविजंस, मतलब रिपील मतलब वापस ले लिया है सर्कुलर्स को, तो प्रीवियस सर्कुलर्स जो कि 28 नवंबर को डेट हुए थे तब तक, 28 नवंबर 2025 से पहले पहले जो भी इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट से रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स थे उनको रिपील कर दिया, वापस ले लिया है, ठीक है। लेकिन जो भी एक्शन उन पुराने डायरेक्शंस पे लिए गए थे वो अभी भी मान्य होंगे, है ना, उनको माना जाएगा। तो एक्शन टेकन अर्लियर रिमेन गवर्न बाय द प्रीवियस प्रोविजन, जो पुराने प्रोविजन है उनके थ्रू ही गवर्न होंगे। इंटरप्रिटेशन, RBI की जो इंटरप्रिटेशन है, RBI जो फाइनली बोलेगा वही फाइनल है और वही बाइंडिंग है, उसको ही मानना पड़ेगा। ये इलस्ट्रेशन है, जल्दी देख लेते हैं। अगर किसी कंपनी किसी बैंक का पैट जो है 17,000 है, 17,000 करोड़ ही होगा, ठीक है, करोड़ में समझना, और नेट NPA जो है 6,500 है, तो भाई जो एडजस्टेड पैट है माइनस करना पड़ेगा, तो 10,500 हो गया। मान लो कि भाई उस बैंक की जो CET1 है वो 11.72% है, तो वो बकेट 3 में आ जाता है, जिसमें वो 30% ही एलिजिबल है देने के लिए पैसा, है ना। तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे पाएगा, 30% ऑफ पैट, ठीक है, जो कि आता है 3150। लेकिन एक और चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो 75% वाली जो कैप है, 75% ऑफ पैट से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस केस में वो कम है, ठीक है। तो इसलिए इसको ये वाला ही पैसा देना पड़ेगा, ये वाला पैसे 3150 ही मैक्सिमम डिविडेंड वो दे सकता है। ये तो कैलकुलेशन हो गई कि भाई ये दे सकता है, अभी फाइनली उसको देना है नहीं देना है वो पूरा बोर्ड पे रहता है, ठीक है, वो बोर्ड का काम है। अगर कोई डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है, उसका पैट अगर इतना है, नेट NPA इतना है, तो माइनस कर दो, एडजस्ट इतना आएगा। CET 15 है, लेकिन इसमें क्या Z भी इन्होंने जोड़ा होगा, CET में तो कुछ Z भी जोड़ा होगा, अगर SBI है तो 0.8% एक्स्ट्रा जोड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रैकेट 5 में आ गया 50%, तो मैक्सिमम डिविडेंड इसके अकॉर्डिंग लेना है 50% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, और वो 75% का भी देख लेना है। अगर हाई कैपिटल है और इंटरिम डिविडेंड दिया है, मान लो अगर इस बैंक ने इसका टोटल 75% ऑफ पैट या कुछ कैप करके इतना आ रहा था, लेकिन उसने इंटरिम डिविडेंड जो है दे दिया 500, ठीक है, तो भाई वो 500 को जो है यहाँ से माइनस करना पड़ेगा आपको, तो फाइनल आप जो डिविडेंड है वो 625 करोड़ ही दे सकते हो,
ठीक है, ये हमारी पहली डायरेक्शन जो ड्राफ्ट डायरेक्शन थी वो खत्म हो गई, अब अगली आ गई। ठीक है, अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड ड्राफ्ट क्या बोलता है, आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसमें क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, जिसके अंदर एक अमेंडेड डायरेक्शन है 2025 की। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, एक प्रपोज ड्राफ्ट है बाय द आरबीआई टू अमेंड द एग्जिस्टिंग रूल। जो एग्जिस्टिंग रूल हैं इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, कुछ रूल्स को चेंज किया गया है, और वो जो मॉडिफिकेशन किया है वो कौन से मास्टर डायरेक्शन के अंदर किया है, वो इस वाले मास्टर डायरेक्शन के अंदर किया है, आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन ऑफ 2023। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए हैं एनबीएफसी को कुछ ईज ऑफ करने के लिए, उनके लोन को जो उनके लोन पे जो रिस्क वेट है उसको लोअर करने के लिए। ठीक है, द प्रपोज रूल्स आर सेट टू किक, मतलब वो इफेक्टिव कब होंगे, 1 अप्रैल 2026 से, और एनबीएफसी ये चूज़ कर सकती है टू अडॉप्ट देम अर्लियर, मतलब पहले भी अडॉप्ट कर सकती है इफ़ दे कैन इम्प्लीमेंट देम फुल्ली, अगर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फुल्ली। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट किया है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंदर जो अमेंडमेंट किया है वो क्यों किया है, उसका प्राइमरी गोल है लोअर द रिस्क वेट फॉर लोन्स गिवन टू द हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भाई एनबीएफसी ने जो है ना, इसमें एक देख लेते हैं कि पहले एनबीएफसी क्या है। एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, उसने कुछ अमाउंट को, कुछ लोन जो है, कुछ लोन्स किसी प्रोजेक्ट को दे रखा है, प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट के 2 फेजेस हैं। इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करना होगा, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रा प्रोजेक्ट, वो पहले कंस्ट्रक्शन फेज में होगा, फिर ऑपरेशन फेज में होगा। ठीक है, 2 फेज होते हैं। एक एनबीएफसी ने इंफ्रा प्रोजेक्ट को लोन दे रखा है। अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में क्या खास बात होती है कि वो लोन एकदम नहीं चुका सकते, है ना, वो पहले कंस्ट्रक्शन फेज को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन फेज में आएंगे, फिर ऑपरेशन के बाद उनकी कुछ अर्निंग होगी। ठीक है, अर्निंग होगी। अभी वो अर्निंग में से कुछ पार्ट ये अपने लोन को सर्विस करने में लगाएंगे, जो उन्होंने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे करने में लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी साइकिल होती है। एनबीएफसी लोन देता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, जिसके अंदर 2 फेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। ऑपरेशन फेज के बाद ही भाई पैसा आता है, अर्निंग आती है, और उससे वो इंटरेस्ट पे करते हैं एनबीएफसी को। क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और लंबे टाइम के लिए होते हैं, 6 से 5 साल के लिए हो गए फॉर एग्जांपल। तो एनबीएफसी को एक बहुत हाई अमाउंट प्रोविजनिंग के तौर पे रखना पड़ता है, तो वही हाई अमाउंट, वो जो प्रोविजनिंग के तौर पे जो हाई अमाउंट है वो हम कम कैसे करें, तो उसको कम करने के लिए ही, मतलब किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कौन से इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कितनी प्रोविजनिंग करनी है और कितनी प्रोविजनिंग कम करनी है कंस्ट्रक्शन फेज़ में या ऑपरेशन फेज़ में, वो ये डायरेक्शन बताने की कोशिश करेगा कि भाई जब ऑपरेशन फेज़ में इतना डेप्ट वो देने लग जाए तो इतनी प्रोविजनिंग कम कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर प्रोविजनिंग जब ये कम करेंगे ना, ठीक है, मान लो जब ऑपरेशन फेज़ में आ गया हमारा इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है ऑपरेशन फेज़ में आ गया है, अर्निंग भी दे रहा है और इंटरेस्ट भी चुका रहा है एनबीएफसी को, तो अब इतनी प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये थोड़ा कम रिस्की प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब तो ये अर्न कर रहा है, तो अब एनबीएफसी जो है ना, ये प्रोविजनिंग को, और ये बढ़ाने का साइन नहीं, कम, ठीक है, प्रोविजनिंग को कम कर सकता है। ठीक है, अब ये कम कर सकता है, ऑपरेशन फेज़ के बाद ये कम कर सकता है, लेकिन किस प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है, वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है जो कि हाई क्वालिटी वाले हों, हाई क्वालिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, कोई नॉर्मल ऑनर होता है इस प्रोजेक्ट का, वो क्या करता है, एक पीपीपी मॉडल पे वर्क करता है गवर्नमेंट के साथ। मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना डायरेक्ट, या तो इनका खुद का प्रोजेक्ट होता है, ये जो प्रोजेक्ट ऑनर्स होते हैं इनका खुद का प्रोजेक्ट होता है, या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। मेनली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे एनबीएफसी बहुत अच्छा लोन दे भी देती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैक कर रही होती है वहाँ पर, है ना। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा कम जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं उनको थोड़े कम प्रोविजनिंग रखते हैं एनबीएफसी, और जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे थोड़ी हाई प्रोविजनिंग रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा चैनल होने वाला है इस टाइम पे। तो द प्राइमरी गोल इज़ टू लोअर द रिस्क वेट फॉर लोन गिवन टू द हाई क्वालिटी। कैसे लोन्स, हाई क्वालिटी
हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे दिए गए लोन को रिस्क पे जो रिस्क वेट है उसको लोअर करना है इसका ऑब्जेक्टिव। इन सिंपल टर्म दिस इंसेंटिवाइज एनबीएफसी टू लेंड मोर टू स्टेबल ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो भाई जब प्रोविजनिंग कम हो जाएगी एंड में, तो ये जो बचा हुआ पैसा है ये इसको और जो पैसा है उसको और जगह लेंड कर सकते हैं, और स्टेबल और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लेंड कर सकते हैं। तो वही लिखा है, बिकॉज दे विल नीड टू सेट असाइड लेस कैपिटल फॉर दीज स्पेसिफिक लोन। तो भाई ये जो डायरेक्शन है ये चीज़ बता रहा है कि कौन से जो है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं और कितना लोअर कर सकते हैं रिस्क वेट। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। डिटेल ब्रेक डाउन ऑफ चेंजेस, इसके अंदर 2 अमेंडमेंट हुए हैं, 2 बिग चेंजेस हुए हैं। एक डेफिनेशन चेंज करी गई है और एक रिवाइज रिस्क वेट टेबल बनाई गई है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई डेफिनेशन क्या है कोई भी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो वो सारे के सारे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जो ये आने वाली 6 क्राइटेरियाज को मेट करेंगे। पहला क्या है, ऑपरेशनल हिस्ट्री। भाई वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन फेज़ को ख़त्म कर चुका हो। अभी कंस्ट्रक्शन के फेज़ के बाद कौन सा आता है, ऑपरेशन फेज़। ठीक है, प्लस वो ऑपरेशन फेज़ में एटलीस्ट 1 साल सेटिस्फैक्टरी कॉमर्शियल ऑपरेशन कर चुका हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ मैट होंगी तभी वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, प्लस जब वो लोन चुका रहा हो ना, तो वो जो लोन की क्लासिफिकेशन हो वो स्टैंडर्ड हो, वो एनपीए में ना हो। मतलब उस बंदे ने बीच में मिस ना किए हों अपने लोन्स को, जो वो लोन वापस कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली पे करता रहे, है ना। वैसे टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूस पेमेंट मिलती रहती है, उनको हम हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी और भी क्राइटेरियाज हैं। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा मैट होना चाहिए कि भाई रिलायबल रेवेन्यू होना चाहिए। अभी ये जो मैंने बताया आपको, जो लोन इंफ्रा लोन यहाँ पर कर लेता है, इंफ्रा लोन या इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है उसका जो ओनर है ये गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट के साथ वो करके रखता है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करता है पीपी के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के थ्रू, और एनबीएफसी से पैसा लेके बैठा होता है, तो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने ऑपरेशन फेज के बाद। तो इसके पास भाई रेवेन्यू भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि जो वो रेवेन्यू है ना, ये जो रेवेन्यू है, जो ये रेवेन्यू अर्न कर रहा है ना, जो अर्निंग कर रहा है, ये जो अर्निंग है ये कोई सोवरनियर एंटिटी के थ्रू होनी चाहिए, एंटिटी के बैक्ड होनी चाहिए। या तो गवर्नमेंट ऐसी रेवेन्यू को दे या पीएसईज, पब्लिक सेक्टर इक्विटी एंटिटीज़ दें वो रेवेन्यू। अब ये कैसे देंगी, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मान लो गैस खरीदने का प्रोजेक्ट है, मतलब गैस का प्रोजेक्ट है, ये लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस बना रहे हैं, एलपीजी निकाल रहे हैं, है ना, और या पावर जनरेट कर रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट जो है या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ओनर है, ये गवर्नमेंट या पीएससी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और उसमें बोले कि तुम जो है टेक और पे करो। ये जो वैल्यू है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गारंटीड पेमेंट, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट इसमें ये वादा करती है कि ये जो है ना पावर और गैस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, जो प्रोजेक्ट के थ्रू इंफ्रा बना है उससे वो लेंगी। ठीक है, और उसके बदले वो फिक्स मनी आप देंगी, मतलब कुछ पैसा देंगी, तो वो अर्निंग जनरेट हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें ये वादा भी है कि भाई गवर्नमेंट को ये यूज़ करनी हो पावर या नहीं करनी हो, या गैस यूज़ करनी हो नहीं करनी हो, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो टेक या तो लो या पे करो, लेके पे करो या ऐसे भी पे कर दो। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस अर्निंग आ जाएगी। तो ये अर्निंग क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, रिलायबल रेवेन्यू है और इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो ऐसे 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 टाइप के हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स जिसकी रिलायबल रेवेन्यू है वो हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में ही आते हैं ना। या एबिलिटी बेस्ड हो कि भाई कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने रोड बना दी और गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई ये रोड चाहे चले या ना चले, इस पर कोई कार आए ना आए, ये रोड ख़राब हो या ना हो, मैं पर मंथ आके यहाँ पर इसकी सर्विसिंग करूँगा। ठीक है, तो एक सर्विसिंग का पैसा लूँगा, तो एक फिक्स इनकम जनरेट होगा एबिलिटी बेस पे। कहीं वो वहाँ पर कार चले या वो रोड ख़राब हो या ना हो, मैं मेंटेनेंस करने आऊँगा,
तो ऐसे करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, पर वो अर्निंग जो है रिलायबल अर्निंग है। पीएससीज और गवर्नमेंट पैसा देंगी हमेशा, तो और एनबीएफसी इससे क्या है, सेफ रहेंगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोला गया है। उनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिटर प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिटर प्रोटेक्शन। ऐसे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसके अंदर एक एस्क्रो अकाउंट हो। भाई जो भी अर्निंग है ना इस प्रोजेक्ट की जो भी अर्निंग है वो इस पर्टिकुलर एस्क्रो अकाउंट के अंदर आ रही हो, एस्क्रोड अकाउंट के अंदर आ रही हो, ठीक है। अभी एस्क्रो अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है, ये जो लेंडर्स होते हैं ना ये इसको अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। जैसे एनबीएफसी है वो मॉनिटर कर पाएगी इसको, एस्क्रो अकाउंट को, और ये भी देख पाएगी कि भाई ये बंदा जो है ना कहीं और पैसा तो डाइवर्ट नहीं कर रहा है ना, अपनी प्रॉफिट डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है ना। भाई पहले तो इसका काम है इसको पे करना, एनबीएफसी को जो लोन है उसे चुकाना, उसके बाद वो कुछ भी करे, है ना। तो वो डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है, वो एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए ऐसा, है ना। तो कैश फ्लो मस्ट बी एस्क्रोड, ठीक है, तभी वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। उसमें लेंडर्स के पास जो एनबीएफसी है फर्स्ट लीगल क्लेम होना चाहिए, मतलब कभी जो प्रोजेक्ट ओनर है या प्रोजेक्ट है वो अर्निंग करना ही बंद कर दे किसी भी रीज़न से, और एनबीएफसी को पैसा नहीं मिलेगा, अपना डेप्ट नहीं मिल, अपना इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, है ना, अपना खुद का मनी भी नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या करेगा, इसका प्रोजेक्ट का जितना भी एसेट है ना उसको सीज करके बेच देगा। तो ये राइट पहले इसके पास होना चाहिए, एनबीएफसी के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास या किसी और थर्ड एंटिटी के पास, एनबीएफसी के पास होना चाहिए। तो ऐसे उसको हाई क्वालिटी बोलते हैं। दे मस्ट बी अ क्लॉज प्रोटेक्टिंग द लेंडर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। भाई गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस पर्टिकुलर लेंडर को, मतलब इस पर्टिकुलर ओनर को, प्रोजेक्ट ओनर को, कि तुम ये बना दो, प्रोजेक्ट ओनर को तुम रोड बना दो और फिर पैसा ले लेना है ना, जो भी ऐसे करके। पर गवर्नमेंट, और इसने वो पैसा उठा लिया फिर एनबीएफसी से, भाई रोड बनानी है, गवर्नमेंट बोल रही है तो पैसा दे दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं अब रोड की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है। तो अब तो भाई इसने तो पैसा उठा लिया है, अब तो इसको पैसा वापस करने हैं और वो उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती है तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोटेक्टिंग क्लॉज, मतलब लेंडर एक ऐसा प्रोटेक्टिंग क्लॉज गवर्नमेंट के साथ या जो भी ओनर्स के साथ साइन कर ले कि उनका जो डेप्ट है या उनकी जो टर्मिनेटिंग फीस उनको मिले, एनबीएफसी को वापस मिले, कि भाई उनका जो डेप्ट है वो वापस तो आ जाए, जो उन्होंने दिया था पैसा वापस तो आए इनके पास। तो ऐसे टाइप की जो कैटेगरीज हैं अगर ये फुलफिल करती हैं तो वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। ऐसे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। भाई ये जो बोरोवर है ना, या ओनर है और प्रोजेक्ट ओनर है, उसके पास इनफ फंड होना चाहिए कि वो अपनी डेप्ट सर्विसिंग भी कर पाए और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब चीज़ें पे भी कर पाए, ठीक है, सेल्फ सस्टेन मॉडल पे हो। ऐसे ही प्रोजेक्ट को ही बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और दूसरी चीज़ डेप्ट रिस्ट्रिक्शन होगी। ऐसे भाई उस बोरोवर ने कुछ और कैन नॉट टेक अ न्यू डेप्ट अगेंस्ट द सेम एसेट। भाई रोड बना रखी है, रोड बनाने की थी या पावर प्लांट बनाना था, अभी इस पे एक और लोन उठा लिया दूसरी एनबीएफसी से, ठीक है, ऐसा करने ऐसा वो अलाउड नहीं है। बट विदाउट द एग्जिस्टिंग लेंडर्स परमिशन लेके कर सकता है। अगर भाई दोनों एनबीएफसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो दे सकती है, लैंड कर सकती है, लेकिन नॉर्मली वो नहीं। तो अगर ये 6 की 6 कैटेगरीज को एक कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट अलाउ करेगा, मतलब फुलफिल करेगा, तो वो उसको बोलेंगे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे कुछ प्रोविजनिंग कम करनी होती है, ठीक है, वही हम देखेंगे। चेंज इन द रिस्क वेट कैपिटल रिक्वायरमेंट। एनबीएफसी मस्ट होल्ड कैपिटल अगेंस्ट लोन बेस्ड ऑन हाउ रिस्की द लोन इज। रिस्क वेट होता है वो, है ना, उसको बोलते हैं। करंट या प्री अमेंडमेंट से पहले क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूजुअली कैरी अ स्टैंडर्ड रिस्क वेट। भाई जो यूजुअल प्रोजेक्ट होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो किसी ऐसे कैटेगरी में नहीं होते थे, हाई कैटेगरी में डाल दो, है ना, हाई क्वालिटी कैटेगरी में डाल दो, वो नॉर्मल कैटेगरी में रखते थे। उस पर क्या होता था, 100% तुम प्रोविजनिंग करो डिपेंडिंग ऑन द पीपीपी स्टेटस। भाई जो थर्ड पार्टी है, जो प्राइवेट पार्टी है और जो पब्लिक पार्टी है, वो मतलब वो कितनी स्ट्रांग है ना, उनके स्टेटस पे डिपेंड करता था। मतलब इनडायरेक्टली प्राइवेट पार्टी कितनी स्ट्रांग है, पब्लिक तो स्ट्रांग रहती है, ठीक है।
तो प्राइवेट पार्टी कितनी स्ट्रांग है उस पर भी उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो कितना है, या तो 100% करो या लोअर करो। ये प्री अमेंडमेंट था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कैटेगरी में एक चीज़ डाल दी है भाई। पहली कैटेगरी क्या थी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, पुरानी बता रहा हूँ ये ओल्ड टर्म, ठीक है, ओल्ड टर्म, और वो जो है ऑल एसेट कवरिंग पीपीपी एंड पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब वो जो पहला वाला हमने पढ़ा था ना ऑपरेशनल वाला, कि भाई उसने कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लीट कर लिया और 1 साल तक वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन में हो। पुरानी कैटेगरी में जब ऐसा कुछ होता था, ऐसे टाइप के हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क वेट जो है 50% रखना पड़ता था लोन का, ठीक है, 50% रखना पड़ता था। बट अभी इन्होंने क्या है, आरबीआई ने इस टैक्स को रिफाइन किया है, रिप्लेस किया है न्यू क्लॉज से। वो न्यू क्लॉज कौन से हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर वो लोन दिए गए हैं कोई भी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, एज डिफाइंड अबव, जो हमने डिफाइन किया है पीछे, है ना, एंड बोरोवर ने अपने डेप्ट सर्विसिंग करते टाइम पे एटलीस्ट 10% ऑफ द लोन चुका दिया, पे कर दिया, रिपेड, तब एनबीएफसी थोड़ा कम रिस्क वेट कर सकती है, मतलब थोड़ी कैपिटल को फ्री कर सकती है। सिर्फ कितना परसेंट रिस्क वेट करना है, 50%। पहले वो सारे HQIP पे था, लेकिन कुछ ये नहीं था कि कितना परसेंट पे करना है कितना नहीं, है ना। अगर उन्होंने 1 साल का अपना ऑपरेशन कर लिया है तो 50% कर लो, 50% रिलीज कर दो, बहुत बढ़िया, या 50% ही रखो बस। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले तो वो लोन जो है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होना चाहिए, और वो भी न्यू डेफिनेशन में, जो मैंने अभी बताई, वो 6 की 6 डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा जो बोरोवर है उसने रिपेड करना चाहिए एटलीस्ट 10% ऑफ द लोन। तब जो है एनबीएफसी लोन का सिर्फ उसे 50% ही रिस्क वेट की तरह असाइड कर सकती है, ठीक है, मतलब 50% फ्री कर सकती है और 50% उसे रिस्क वेट में रख सकती है, मतलब प्रोविजनिंग कर सकती है, प्रोविजनिंग, ठीक है। लेकिन अगर जो लोन है वो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एज डिफाइंड अबव, और बोरोवर ने सिर्फ और सिर्फ अभी जो है 5% या सिर्फ 5% से 10% के बीच में ही लोन रिपे किया है, तो भाई उस पर 75% रिस्क वेट करो, ठीक है, 75% प्रोविजनिंग करो, सिर्फ 25% ही फ्री रखो, ठीक है। इसको बोलते हैं मीडियम कैपिटल चार्ज, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की रहता है इसलिए ऐसा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट स्टॉप कर जाए और हाई क्वालिटी क्राइटेरिया मेट ही ना करे, तो भाई स्टैंडर्ड रेट जो है 100% प्रोविजनिंग करो। आप 100 करोड़ दिए हैं तो 100 करोड़ अलग से और प्रोविजनिंग की तरह रखो, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। ओल्ड कैटेगरी में तो ये था कि भाई पूरा प्रोजेक्ट अगर HQIP में आता है और 1 साल कर लेता है तो 50% उसमें रिलीज कर दो, है ना, या 50% ही सिर्फ रिस्क वेट रखो। दूसरी अभी न्यू कैटेगरी में 3 कैटेगरी डाल दी हैं भाई। अगर प्रोजेक्ट HQIP है ही नहीं तो भाई 100% रखो, पूरा प्रोविजनिंग करो। अगर HQIP है और रिपेड किया 10% एटलीस्ट तो 50% ही प्रोविजनिंग करो, और अगर HQIP है और अगर 5 से 10% ही लोन पे किया है तो 75% करो। बस ये था, ठीक है। अब जनरल इस पर आ जाते हैं। सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स, SDQI। इंट्रोडक्शन टू SDQI। SDQI क्या होता है, सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। RBI क्या करता है, RBI बैंक से, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनसे जो है ना रिपोर्ट्स मांगता है, भाई अपनी बैलेंस शीट बताओ, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स, रिटर्न्स मांगता है, रिटर्न्स लेता है, रिपोर्ट लेता है, ठीक है। और RBI फिर उन बैंक्स के दिए गए रिटर्न्स और रिपोर्ट को जज करता है कि भाई ये रिपोर्ट्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो रिलायबल हैं, टाइमली दी गई हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कितनी एक्यूरेसी है उन रिपोर्ट्स में, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है, भाई एक डाटा यहाँ रख रखा है, दूसरे डाटा पता नहीं कौन सा डाटा आ गया, ये ऐसा ऐसा है, ये सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो वही है, तो SDQI इज एन इंडेक्स डेवलप्ड बाय RBI टू ऑब्जेक्टिवली assess the quality of supervisory data submitted by scheduled commercial banks। और ये क्यों करना पड़ता है, टू मेजर द हाउ वेल बैंक्स आर कंप्लाइंग। जो फाइलिंग नॉर्म्स था ना, फाइलिंग डायरेक्शन थी, एक मास्टर डायरेक्शन था, मास्टर डायरेक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न्स 2024। इसके ऊपर कितना बैंक अच्छे से कंप्लाई कर रहा है, इसके लिए ये मेजर करता है
किस पे मेजर करता है, कौन रिटर्न्स पे या रिपोर्ट्स पे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम क्या है, जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड है रिजल्ट अप टू सितंबर 2025, तो इसमें वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट को इंक्लूड किया गया है, उन पे असेसमेंट हुआ है जो कि डॉक्यूमेंट आरबीआई को सितंबर 2025 तक मिली है, ठीक है। और उसका कंपैरिजन किया गया है जून 2025 की रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है ना, जो SDQI है, ये 4 डायमेंशन पे वर्क करता है, या चार मैट्रिक्स है इसकी। एक्यूरेसी, जो उन्होंने डाटा रिटर्न या रिजल्ट्स या अपने रिपोर्ट्स को सबमिट किया है, वो कितनी करेक्ट हैं टू द डाटा सबमिटेड, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ द डाटा सबमिटेड, फ्री है एरर से, मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है, उस पर ये एक्यूरेसी देखता है ना। दूसरा वो है कंप्लीटनेस, कि भाई सारे की सारी जो डाटा फील्ड्स हैं वो फिल्ड हैं और रिटर्न्स आर फुल्ली सबमिटेड, पूरी की पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है डॉक्यूमेंट में, या पार्शली आधी रिपोर्ट कर रखी है, वो चीज़ों को भी देखता है। या टाइमलाइंस देखता है, रिटर्न सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन, भाई बोला कि 1 सितंबर तक दे देने का, ठीक है, तो 1 सितंबर तक दिया वो रिपोर्ट या वो रिटर्न दी, ठीक है, वो चीज़ को भी देखता है वो। अगर मतलब देखता है कि जो डिले है रिड्यूस हुआ है टाइमलाइन को, मतलब अगर डिले होता है तो टाइमलाइन को रिड्यूस हो जाता है। कंसिस्टेंसी, भाई लॉजिकल कंसिस्टेंसी है अक्रॉस टाइम, रिटर्न्स एंड डेटा फील्ड एंट्रीज, है ना। इंश्योर करता है कि कोहेरेंस है अमंग डिफरेंट सुपरवाइजरी सबमिशंस। तो ये सारे 4 के 4 पैरामीटर्स ही जनरेट करते हैं ओवर SDQI को, स्कोर को, ठीक है। कवरेज ऑफ बैंक एंड रिटर्न्स, ठीक है, भाई इस पूरी रिपोर्ट के जो SDQI है, इसके अंदर 87 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, जिसके अंदर वो कौन से टाइप के रिटर्न्स को या रिपोर्ट्स को देखता है, असेस करता है। द SDQI असेसेस डाटा क्वालिटी फॉर द मेजर सुपरवाइजरी रिटर्न्स, ठीक है। एक तो ALE होता है, एसेट लायबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, RAQ होता है, रिटर्न ऑन एसेट क्वालिटीज। ये सारी टाइप की रिपोर्ट्स को मांगता है RBI, ठीक है। और फिर इन्हीं रिपोर्ट पे वो 4 पैरामीटर लगाता है कि भाई डाटा इन सारी रिपोर्ट्स का डाटा सही है, टाइमली मिला है, ये सब चीज़ें देखता है वो, है ना। कंसिस्टेंट है, ऐसे करके कंप्लीट है, तो वो 4 पैरामीटर पे इन्हीं रिपोर्ट्स को देखता है कि यार ये रिपोर्ट सही है नहीं, ठीक है। और ये इंश्योर क्या करता है, अगर ये जो SDQ ये जो वैल्यू है ये अच्छी है, इसका मतलब जो बैंक है ना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनकी वो इंश्योर करता है कवरेज ऑफ दिस कैपिटल लिक्विडिटी, मतलब ये जो सारी की रिपोर्ट है, 7 रिपोर्ट है, ये इंश्योर करती हैं कि कैपिटल कवरेज है, कैपिटल लिक्विडिटी, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड लार्ज एक्सपोजर को, ठीक है। और फिर इनके ऊपर देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं कितनी सही हैं, टाइमली मिली हैं नहीं मिली हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर एंड क्लासिफिकेशन, RBI क्लासीफाई बैंक इनटू 4 कैटेगरी, ठीक है। एक तो गुड में, अगर वो जो SDQI है वो 90 से ऊपर है तो वो गुड कैटेगरी में आता है, बिटवीन 80 to 90 है एक्सेप्टेबल, नीड इम्प्रूवमेंट अगर वो 70 to 80 है, और मेजर कंसर्न्स अगर वो 70 से नीचे हैं, ठीक है। पर हमारे लिए अच्छी बात है, एक बार हम इसको इधर कर लेता हूँ, 1 मिनट। हमारे लिए अच्छी बात है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो ओवरऑल, देखो जून 2025 में डाटा था ना, वो 89.9 था शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। भाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो जून 2025 का डाटा था ना, मतलब जो स्कोर था वो 89.9 था, ठीक है। लेकिन अब ये डाटा जो है बढ़ गया है, 90.7 हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब जो रिपोर्ट सबमिट करी हैं बैंक्स ने, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने, वो जो 7 रिपोर्ट सबमिट करी हैं उसमें एक्यूरेसी अच्छी है, कंप्लीटनेस भी अच्छी है, टाइमलीनेस में दिया है, कंसिस्टेंसी भी है। ओवरऑल इंटरनली थोड़ा बहुत कम भी हुआ है। एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की थी जून में 87.1, वो कम हो गई है, 86.8 हो गई है। कंप्लीटनेस जो है वो भी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, मार्जिनली कम हो गई है, 96.2, और कंप्लीटनेस 96.1 हो गई है। टाइमलीनेस 90.75 थी, अब बढ़ गई, ये बढ़ गई, ठीक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए जो ओवरऑल SDQI है वो तो इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट उनका जो एक्यूरेसी वाला पार्ट था वो थोड़ा कम हुआ,
ठीक है, थोड़ा कम हुआ। कंप्लीटनेस वाले जो पार्ट था वो थोड़ा कम हुआ। टाइमलीनेस वाला जो पार्ट था वो बढ़ गया, गुड। और जो कंसिस्टेंसी वाली बात थी वो भी बढ़ गई, देखो 85.8 और 86.4। तो इसमें जो है इस पर्टिकुलर डाटा में, इतना बड़ा डाटा है, सारा तो याद नहीं कर सकते, तो क्या याद करना है, जो करंट डाटा है बस, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का सिर्फ ये वाला डाटा याद करना है, ठीक है। सब यार डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये डाटा याद करना है। और ये याद करना है कि भाई ट्रेंड क्या था, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का SDQI बढ़ा घटा, अकाउंट एक्यूरेसी बढ़ी घटी, कंप्लीटनेस बढ़ी घटी, टाइमलीनेस है ना बढ़ी घटी, कंसिस्टेंसी बढ़ी घटी, ये सब चीज़ें भी ट्रेंड याद करनी है, वैल्यू याद नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू ये याद करनी है, ठीक है। ये बाकी देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो था पहले 90 था और वो 91.1 हो गया है, बढ़ा, ठीक है। इसका ट्रेंड भी याद कर लेना। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उसका 90 था, 90.6 हो गया, बढ़ा, ठीक है, अच्छी बात। 89.7 था फॉरेन बैंक्स का, वो भी 90.4 हो गया, बढ़ा, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 90.7 था, अब 91.5 हो गया, बढ़ा, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। मतलब सबका ही बढ़ा, इसका ही बढ़ा, इसका ही बढ़ा, इसका ही बढ़ा, इसका ही बढ़ा, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक का भी बढ़ा। SDQI मतलब उनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी, कंप्लीटनेस थी उनमें, टाइमलीनेस थी और कंसिस्टेंसी थी, ठीक है। बस एक ये डाटा भी एक बार याद कर लेना भाई, स्मॉल फाइनेंस बैंक का 100% आया है कंप्लीटनेस, ठीक है। चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ, की माइलस्टोन एंड ट्रेंड्स भाई, सितंबर 2025 वाली रिपोर्ट जो है उसमें नो एंटिटी स्कोर बिलो 80, किसी ने भी 80 से नीचे नहीं किया है। इसका मतलब सारे के सारे जो बैंक हैं, जो 87 हमने बैंक देखे थे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो एक्सेप्टेबल रेंज में है या गुड कैटेगरी में है ना। जो पूरी की पूरी कैटेगरी है वो गुड की तरफ शिफ्ट हुई है। द नंबर ऑफ बैंक्स इन गुड कैटेगरी जिनका स्कोर 90 से ज़्यादा है वो स्टडीली इंक्रीज हुए हैं भाई। ये जो रिपोर्ट है ना, ये सितंबर 2024 से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है भाई। सितंबर 2024 में 31 बैंक्स ही थे बस, ठीक है, 31 बैंक से फिर दिसंबर 14 में आई, 24 में आई, तब 39 बैंक हो गए गुड कैटेगरी में, अबव 90 स्कोर जिनका होता है, ठीक है। फिर 39 के बाद मार्च 25 में आई, 42 बैंक्स आ गए। फिर जून 25 में आई, तब 50 बैंक हो गए। और आज के डेट में जो आज है, तब 57 बैंक जो हैं वो गुड कैटेगरी में हैं, जिनका स्कोर जो है वो स्कोर मोर देन 90 होता है, ठीक है। तो अच्छी बात है। एलिमिनेशन ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, जो सबसे पहली रिपोर्ट थी उसमें 2 बैंक जो है ना 70 से भी कम थे, मतलब मेजर कंसर्न था, लेकिन जून तक आते आते वो सब ज़ीरो हो गए, ठीक है। ये एक ट्रेंड था। अब इसमें वो शेड्यूल, ये सब डाटा जो है ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक का है, ठीक है। देखो भाई टाइमलीनेस भी बढ़ी, ठीक है। कंप्लीटनेस इज मॉडरेट, ना बढ़ी ना घटी, ठीक है, 96.1 पे रही। एक्यूरेसी पुरानी वाली रिपोर्ट से थोड़ी सी घटी, लेकिन कंसिस्टेंसी बढ़ी। ये ट्रेंड याद करना है बस, ठीक है। और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ओवरऑल डाटा है भाई वो भी बढ़ा, देखो, ठीक है, 89.9 से 90.7 और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार भी घटा हो। इसके अलावा एक लास्ट ये है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड स्ट्रक्चर अथॉरिटी एंड फर्स्ट मीटिंग। तो अभी हाल ही में जो है ना पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट कराई गई, ठीक है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है ना एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, कमेटी है, जिसने जो ना हाल ही में मतलब 9 मई को, मे बी अभी आएगा वो डाटा, को रिप्लेस किया था। एक RBI के अंदर एक बोर्ड है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजरी ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, BPSS। ये पहले जो है ना, ये पहले वर्क करता था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी RBI में, पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सारी पावर तुम्हारे हाथ में नहीं रखते हैं RBI, थोड़ी पावर जो है ना गवर्नमेंट के हाथ में भी आए, तो कि RBI सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ना देख ले कभी, मतलब इस पावर जो है ना कंसंट्रेटेड ना करके, और ज़्यादा आउटपुट्स मतलब इनपुट्स हैं और कंसंट्रेटेड ना रहे पावर, तो उनको उसको जो है ना डिसेंट्रलाइज कर दिया। अभी डिसेंट्रलाइज किस फॉर्म में किया, जो एक PRU बना के। PRU में क्या है, नॉर्मली जब ये BPSS था, इसमें क्या था,
आरबीआई सिर्फ आरबीआई के मेंबर्स ही होते थे, ठीक है। लेकिन जो पीआरबी अब जो बनाया है भाई, अब बीपीएस तो है, अभी भी बीपीएस है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक आरबीआई के अंदर एक नॉर्मल बॉडी है, एक नॉर्मल कमेटी है, समझ लो, ठीक है। लेकिन जो पीआरबी है अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। ये एक बॉडी है, अब ये रूल्स बना सकती है, ये सिर्फ सपोर्ट कर सकती है पीआरबी का। तो बीपीएस अब इस पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ पीआरबी को सपोर्ट कर सकती है, इसको इनपुट दे सकती है, लेकिन कुछ नॉर्म्स या वो क्रिएट नहीं कर सकती, कुछ रेगुलेशंस नहीं बना सकती, ठीक है। बना कौन सकती है? पीआरबी बना सकती है। पीआरबी में 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई साइड, 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ठीक है। और इसका जो वे है वो फिक्स्ड है, ठीक है। आरबीआई में कौन आएगा वो हम देखेंगे, गवर्नर आएंगे जो 100% मतलब ये चेयरमैन होंगे। इस बोर्ड के चेयरमैन कौन है? आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर। दूसरा आरबीआई का जो है डिप्यूटी गवर्नर आएगा, डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है। अभी कोई भी गवर्नर नहीं, जो कि जिसके पास पीएसएस वाला कारोबार है, ठीक है, वो टी रविशंकर है, हम आगे देखेंगे। और एक और आरबीआई का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, ईडी कोई भी नहीं, जो पीएसएस वाले में है, ठीक है। विवेक दीप नाम है उनका। वैसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट की हैं वो सेक्रेटरी होंगे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरे ख्याल से, माइटी के, और फाइनेंस के, और एक एक्सपर्ट, हम देखेंगे उनका नाम। ये 3 लोग होंगे सेक्रेटरीज ऑफ, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक वाले के हैं, भी देख लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। या एक फाइनेंस का पक्का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो सेक्रेटरी है वो, और कोई एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इज अ न्यू स्टैट्यूटरी बॉडी टास्क विद द रेगुलेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब ये मेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बीपीएसएस नहीं है। इट रिप्लेसेस द अर्नस्वाइल बोर्ड फॉर रेगुलेटरी एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस। की डिफरेंस क्या है अथॉरिटी में? एक लीगल बेस क्या यूज़ किया है पीआरबी को बनाने के लिए? अमेंडमेंट किया है सेक्शन 3 ऑफ पेमेंट एंड पीएसएस एक्ट ऑफ 2007। इसको एनेक्ट किसके थ्रू किया गया? वाया फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। इफेक्टिव, ये बॉडी को रिप्लेस कब किया गया था? बीपीएसएस को रिप्लेस कब किया गया था? 9 मई ऑफ 2025, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोस्टर अ कॉम्पिटिशन, इनोवेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन अ डिजिटल पेमेंट स्पेस वाइल एंश्योरिंग सिस्टमिक स्टेबिलिटी। मतलब डाइवर्जन हो जाए, मतलब डिसवर्ज हो जाए या डिसेंट्रलाइज हो जाए पावर, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज, अनलाइक द बीपीएसएस विच जो बीपीएस थी उसमें क्या है, वो प्योरली आरबीआई की इंटरनल कमेटी थी, ठीक है। लेकिन पीआरबी जो है एक्सटर्नल गवर्नमेंट नॉमिनी भी होंगे उसमें, मैंने बताया ना 3 होंगे, अलाउइंग फॉर द बोर्ड पॉलिसी ब्रॉडर पॉलिसी पर्सपेक्टिव और इनपुट्स लाने के लिए, है ना। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक ये बोर्ड में 6 मेंबर्स हैं, 3 जो है ना आरबीआई की तरफ से हैं और 3 जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई का 1% चेयरमैन होगा जो कि गवर्नर होगा, एक्स ऑफिशियो होगा, है ना, जो कि अभी हैं श्री संजय मल्होत्रा, ठीक है। एक मेंबर जो आरबीआई का होगा डिप्यूटी गवर्नर होंगे, जो अभी हैं वो भी कौन से, जो इंचार्ज होंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के, पीएसएस के, ठीक है, वो हैं अभी श्री टी रविशंकर। मेंबर एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई में, विवेक दीप नाम है उनका, श्री विवेक दीप, वो भी इंचार्ज हैं, ये ईडी हैं लेकिन इंचार्ज हैं पीएसएस के अंदर, ठीक है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या कौन है? सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, ठीक है। ये गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे। यहाँ पर राजू मदिराला, मेरे ख्याल से मदिराला नाम है उनका, ठीक है, वो हैं श्री, ठीक है। और सेक्रेटरी होंगे एमआईटी के, एमईआईटीवाई के, ठीक है। वो कौन है? श्री एस कृष्णन, ये गवर्नमेंट नॉमिनी है, ठीक है। और कोई एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होगा जो कि है श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इनका फॉर्मली पहले फॉर्मर टेलीकॉम सेक्टर सेक्रेटरी थी, रह चुकी हैं, अपॉइंटेड फॉर हर एक्सपर्टीज इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस पर जो पहली मीटिंग हुई ना उसमें क्या बात करी गई? एक ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट के ऊपर बात करी गई, पेमेंट विजन ऑफ 2028।
the board presented and discussed the payment vision 2028 document, और उसमें क्या क्या आउटलाइन किया गया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द यूपीआई इंटरफेस, मतलब यूपीआई को इंटरनेशनलाइज किया जाए और देशों में भी और देश भी इसको अपनाएं, एनहेंस कर पाएँ साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स, ठीक है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर द एंड यूजर्स, रिव्यू ऑफ द डिजिटल पेमेंट सर्वे, the board analyzed finding from the RBI comprehensive survey on digital payment, ठीक है, द सर्वे प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है और कौन से गैप हैं डिजिटल अडॉप्शन करने में इन द रूरल एरियाज, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में। रिव्यू किया DPSS फंक्शनिंग को, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को, इसको रिव्यू किया इसके फंक्शन को, और DPSS एक्ट को एज अ सेक्रेटरीट टू द PRB। Focus was on ensuring adequate resource to handle the growing volume of digital transaction, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।